डॉक्टर कमर चीमा साहब ने डॉक्टर साहब आपसे सवाल किया है, आपकी एक्सपर्टीज़ है मिडल ईस्ट के ऊपर और आप एक काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर। आपकी इस हवाले से काफ़ी अच्छी रिसर्च भी है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आप पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमें तब्दीली नज़र आ रही है, जहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम्स भी एक अपनी किरदार है वो अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें जो ईरान जैसे ममालिक थे जो अंडर प्रेशर थे, वो उस प्रेशर से निकलते हुए बाहर आ रहे हैं, और उनकी जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो अरब ममालिक के साथ हों या मेजर पावर्स के साथ हों जिसमें चाइना है, रशिया, वो भी डेवलप होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से इंडिया, पाकिस्तान जैसे इंडिया तो फ़ायदा उठा रहा है, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, और इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज डिस्कशन के लिए लिया है। देखिए, रेवोल्यूशन से पहले तक, यानी जब वहाँ पर रज़ा शाह का पीरियड था, उस दौरान देखिए एक तो कोल्ड वॉर का पीरियड था, और इस पीरियड में पाकिस्तान और ईरान दोनों अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में एक पेज पर थे, हम्म। और दोनों की फॉरेन पॉलिसी प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कंसिडर होती रही है। और कोल्ड वॉर के सिनारियो में पाकिस्तान और ईरान बहुत क्लोज कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन सून आफ्टर रेवोल्यूशन 1979 के बाद ईरान एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका पॉलिसी की तरफ चला गया, और पाकिस्तान अपनी सेम पेज के ऊपर रहा। और ठीक। खासतौर पर अफगानिस्तान पर सोवियत इन्वेजन के दौरान पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान वेस्ट और अमेरिका के काफी करीब रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलतफहमियां भी काफी सारी पैदा हुई, और उसका एक पहला नतीजा ये था कि आरसीडी जो 1964 में बनाई गई थी, ईरान उसमें से निकल गया क्योंकि वो इसको वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन समझता था। हम्म। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो फिर जो सबसे बड़ी मुश्किल आड़े आई वो इंटरनेशनल सैंक्शंस थी, और खासतौर पर अमरीकी पाबंदियां जो थी ईरान के खिलाफ। उसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के साथ किसी किस्म की ट्रेड या जो क्लोज रिलेशन रखना चाह रहा था, वो नहीं रख सका। हम्म। और इसके साथ साथ फिर ईरान की जो एक डिफरेंसेस थे अरब कंट्रीज के साथ, वो भी आड़े आए, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी अरब मुल्कों के साथ भी बहुत क्लोज रहे हैं। और पाकिस्तान, अरब कंट्रीज, वेस्ट अमेरिका चूंकि एक पेज पे थे, इसलिए ईरान से पाकिस्तान को कुछ फासला रखना पड़ा। लेकिन रिसेंटली अब ये हुआ है कि एक इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पर कुछ चेंजेस हमें नजर आ रही हैं। एक तरफ तो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम्म। जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, और खास तौर पर देखिए सी पैक के जरिए वो साउथ एशिया से गुजरकर मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। और फिर मिडिल ईस्ट में भी सिर्फ ईरान के अंदर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना लेके आया है। और अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को बेस बनाकर चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान को एक दूसरे से करीब लाया, जो कि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हो रही थी उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि 5 मीटिंग्स हो चुकी थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, बगदाद में और ओमान में। हम्म। लेकिन जो असल रोल प्ले किया वो चाइना ने किया, क्योंकि ना बगदाद इसका गारंटर बन सकता था, ना ओमान बन सकता था। डॉक्टर साहब, तो लेकिन इसमें अल्टीमेटली इसमें चाइना सिर्फ इसका गारंटर मैं बना, बीच में और सिर्फ दोनों मुल्क सिर्फ एक एक दूसरे के जुमला करीब आ कहने की इजाज़त दीजिए कि इसके अंदर तो पाकिस्तान ने भी इनिशियली अपना किरदार अदा किया, जिस वक्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब, और उसके बाद इमरान खान साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने, और बाजवा साहब, इन्होंने भी इनिशियली इसको ज़रा चलाने की कोशिश की, और बाद में ये फिर इराक और ओमान और फिर फाइनली राउंड जो है चाइना के अंदर हुआ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, दोनों दौर में, यानी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी और इमरान खान साहब के ज़माने में भी, ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास थी, और सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करे। और दोनों दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहिबान ने ईरान का भी और सऊदी अरेबिया का दौरा भी किया, और वहाँ पर दोनों दफ़ा इत्तेफाक से ये कमिट करके आए कि हम एक फोकल पर्सन अपॉइंट करेंगे जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिलेशंस बेहतर बनाने का कोई रोल प्ले करेगा। लेकिन दोनों दफा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपना फोकल पर्सन ही अपॉइंट नहीं कर सके। हम्म। आखिर उसकी एक अलग स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त, चूंकि अरब कंट्रीज के साथ ईरान की नॉर्मलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से सीरिया की एक्सेप्टेंस बनी है, यमन के मसाइल हल हो रहे हैं, और पूरे अरब वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज आई है। इसमें जो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो पावर का एक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि
वेस्ट से ईस्ट की तरफ पावर शिफ्ट हो रही है और इसमें चाइना और रशिया का रोल हाईलाइट हो रहा है। इस सारे सिनेरियो में बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान भी अपनी पैसिव फॉरेन पॉलिसी से निकलकर एक एक्टिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ आए। और अभी जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थे, ये वही ऑप्शंस हैं कि दुनिया के कई और ममालिक ने यूज किए हैं। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, जी जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं जब ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगी तो 5 मुल्कों ने इस मामले में अमेरिका से वेवर ले लिया था, जिसमें इंडिया, चाइना, इराक और कुछ और कंट्रीज शामिल थी। और उनका मसलन इंडिया का मेन डिमांड ये थी कि अगर ईरान से आप हमें मना कर रहे हैं कि एनर्जी इंपोर्ट ना करें, तो क्या अमेरिका ये गारंटी कर सकता है कि जितनी एनर्जी हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं वो आइंदा 20-30 साल के लिए अमेरिका में प्रोवाइड करे। लेकिन अमेरिका जब पॉजिटिव इसका रिस्पांस नहीं दे सका तो उन्हें इंडिया को वेवर देना पड़ा। और कुछ और ममालिक ने बार्टर ट्रेड का रुख किया और लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड भी की। अब देखिए पाकिस्तान के पास भी यही 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि हम वेवर की तरफ जाएं, लेकिन उसकी तरफ एक लंबी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जरूरत है। दूसरी बात बार्टर ट्रेड की है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि राइस एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत बड़ी मार्केट है ईरान की, जो इस वक्त इंडिया ने ऑक्युपाई करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान भी दे सकता है। उसके बदले में हम ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह ये एक एग्जांपल दिया है। बहुत से इश्यूज में हम बार्टर ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान और इंडिया के दरमियान जैसे लोकल करेंसीज में यानी इंडियन रुपीज में ट्रेड हो रही है, हम भी ईरान को कन्विंस कर सकते हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो। इसके लिए जो बॉर्डर मार्केट्स ओपन की गई हैं, उसमें सबसे एक तो पहली मार्केट का इफ्तिताह भी कर दिया दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने, और मजीद 5 मार्केट्स के ऊपर काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसलिए कि दोनों साइड पे काफी बेरोजगारी पाई जाती है। अगर ये बॉर्डर मार्केट्स खुलती हैं, एक तरफ तो वो जो पोटेंशियल है उसको एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा, और दूसरी तरफ हम इलाके की जो खुशहाली है उसके लिए भी एक ग्राउंड